एट लार्ज इन टर्म ऑफ इंटरेस्ट रेट, एसेट प्राइस और अदर इकोनॉमिक मैटर्स। ठीक है, ये सब हम देख लिए हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन है वो इन्फ्लेशन से रिलेटेड है। इन्फ्लेशन क्या होता है, थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं इन्फ्लेशन के बारे में। इन्फ्लेशन इज सस्टेन्ड राइज ऑफ जनरल प्राइस लेवल इन इकोनॉमी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, दिस रिजल्ट इन वैल्यू ऑफ मनी। क्या होती है, इन्फ्लेशन के कारण जो है परचेजिंग पावर कम होती है। यदि आज इन्फ्लेशन आ जाए, इन्फ्लेशन बढ़ रहा होता है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा होता है तो लोग क्या है, इंक्रीज हो जाता है तो लोग कम स्पेंड करेंगे, लोग स्पेंडिंग कम कर देंगे, लोग खरीदेंगे नहीं। यदि इन्फ्लेशन क्या है, डिक्रीज हो रहता है तो क्या है, यदि इन्फ्लेशन 2% से इस साल डिक्रीज हो रहा है तो मेरे को अगले साल कोई मैं कार खरीदनी है, इस साल मेरे को कार खरीदनी है तो मैं, इन्फ्लेशन यदि डिक्रीज हो रहा है तो मैं अगले साल कार खरीदूंगा ना, क्योंकि कम रेट पे मेरे को कार मिल जाएगी। तो इन्फ्लेशन डिक्रीज होता है तब लोग अपना स्पेंडिंग कम करते हैं, और इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है तब लोग ज़्यादा स्पेंड करते हैं कि जल्दी जल्दी मैं कार ले लूँ, वरना अगले ईयर फिर से प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, डिफ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन इज रेफर टू फॉल इन जनरल प्राइस लेवल। तो ये नेगेटिव ऑफ इन्फ्लेशन क्या होता है, तो इन्फ्लेशन इज राइज इन प्राइस लेवल, डिफ्लेशन इज डिक्रीज इन प्राइस लेवल। ठीक है, तो इन्फ्लेशन मतलब मान लेते हैं इन्फ्लेशन 6% से इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद में 2011 में इंक्रीज हो रहा है 6% से, फिर 2012 में इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ मान लेते हैं 4% से, तो उसको रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, 6 से 4% हो गया, डिक्रीज हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं, डिस इन्फ्लेशन बोलते हैं। स्लोइंग डाउन ऑफ रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो क्या कहलाता है, डिस इन्फ्लेशन। एंड डिफ्लेशन क्या है, इट इज रिवर्स ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में पॉजिटिव इंक्रीज होते हैं प्राइस, डिफ्लेशन में डिक्रीज होते हैं। ठीक है, गैलोपिंग इन्फ्लेशन में क्या होता है, बहुत ज्यादा प्राइस इंक्रीज होते हैं, वेरी हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन 20 से लेकर 20 to 200% तक हो सकता है। ठीक है, डबल डिजिट और ट्रिपल डिजिट में इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। इसको होपिंग इन्फ्लेशन भी बोलते हैं, जंपिंग इन्फ्लेशन भी बोलते हैं, रनिंग अवे और रन अवे इन्फ्लेशन भी बोलते हैं। ठीक है, हाइपर इन्फ्लेशन में इसमें भी क्या है, बहुत ज़्यादा रेट से इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है, तो कम से कम 50% एक महीने के अंदर प्राइस राइज इंक्रीज हो जाता है इसके अंदर। तो ये हाइपर इन्फ्लेशन जर्मनी में हुआ था 1920s में, जिम्बाब्वे में हुआ था, देन वेनेजुएला में हुआ था 2010 में, अभी श्रीलंका में हाइपर इन्फ्लेशन आ गया है, तो इसलिए ये इन्फ्लेशन वाला टॉपिक और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्रिपिंग इन्फ्लेशन के अंदर क्या होता है, तो धीरे धीरे 2% 1% से इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है, तो उसको बोलते हैं क्रिपिंग इन्फ्लेशन, रेफर टू राइज ग्रेजुअल राइज इन प्राइस लेवल, इट इज गुड फॉर इकोनॉमी। तो क्रिपिंग इन्फ्लेशन होता है, धीरे धीरे होता है, तो उसमें गुड फॉर इकोनॉमी होता है। ठीक है, बॉटलनेक इन्फ्लेशन क्या होता है, वो स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन होता है। बॉटलनेक इन्फ्लेशन इज स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन होता है, जिसके कारण सप्लाई साइड में जैसो सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है, दो चीजें होगी। यदि सप्लाई कम कर दूं मैं, यदि मेरी सप्लाई कम है तो डिमांड क्या है, इंक्रीज हो जाएगी, तब इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। यदि मैं सप्लाई भी उतनी इंक्रीज करूं जितनी डिमांड बढ़ रही है, तब जरूरी नहीं है कि इन्फ्लेशन बढ़े। तो जो बॉटलनेक इन्फ्लेशन है वो स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन है। ठीक है, इन्फ्लेशन टैक्स क्या है, इट रेफर टू द पेनल्टी ऑफ होल्डिंग केस एट ए टाइम हाई इन्फ्लेशन ड्यू टू इरोजन ऑफ वेलिंग। तो इन्फ्लेशन के कारण क्या है, परचेजिंग पावर कम होती है लोगों की। और फिलिप कर्व क्या है, फिलिप कर्व इज रिलेटेड टू यूपीआई। ठीक है, तो जैसे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो क्या है, इन्फ्लेशन बढ़ता है। ठीक है, जैसे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है। ठीक है, तो यूपीआई, ठीक है, पी से फिलिप कर्व, यू से अनएम्प्लॉयमेंट एंड आई से इन्फ्लेशन। ठीक है, तो ये ग्राफ में दिखाया है, जैसे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ तो क्या हुआ, लोगों के पास पैसे नहीं है, पैसे कम हैं, तो लोग क्या हैं, स्पेंडिंग कम करेंगे, स्पेंडिंग डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो स्टैगफ्लेशन क्या होता है, ये एक अनोमली होती है इन्फ्लेशन में, जब इट इज ए सिचुएशन कैरेक्टराइज्ड बाय स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अकॉम्पोनेंट बाय इन्फ्लेशन भी हाई होता है यहाँ पे, तो इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है, वहाँ पे हाई अनएम्प्लॉयमेंट होता है और हाई इन्फ्लेशन होता है। तो ये जो स्टैग इन्फ्लेशन होता है, जो मेनली स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन के कारण होता है। ठीक है, इसको आगे देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मे हैव इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट ऑन द इकोनॉमी। हो सकता है फॉरेक्स स्वैप से हमने देखा था कि मनी सप्लाई को इंक्रीज और डिक्रीज कर देंगे, आरबीआई बैंक से क्या है, डॉलर खरीद ले या फिर आरबीआई बैंक को डॉलर बेचे, तब मनी सप्लाई को इन्फ्लेशन इंपैक्ट हो सकता है। दिस करेक्ट है। इंक्रीज इन इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल आएगी तो डिमांड फॉर रुपी इंक्रीज होगी, तो उसके कारण क्या है, रेट बढ़ जाएगा। दिस इज करेक्ट। जनरल इलेक्शन के टाइम पे क्या हो रहा है,
स्पेंडिंग गवर्नमेंट ज़्यादा कर रही है तो क्या कर रही है, ज़्यादा गवर्नमेंट स्पेंडिंग करेगी तो इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाएगा, डिमांड इंक्रीज होगी, डिमांड इंक्रीज होगी तो क्या होगा, अगेन इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा। तो दिस आंसर डी फॉर दिल्ली। तो ये आप पढ़ सकते हो उससे खुद से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग रियल एंड नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट हमने क्या देखा था, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू इन्फ्लेशन प्लस रियल इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो ये इसके बराबर होता है, ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू इन्फ्लेशन प्लस रियल इंटरेस्ट रेट। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि रियल इंटरेस्ट रेट मस्ट बी पॉजिटिव और पॉजिटिव होना चाहिए टू इंक्रीज द सेविंग और रिड्यूस द कंजम्पशन। तो बैंक्स को क्या है, हम बैंक में क्यों डिपॉजिट करते हैं, लोग बैंक में डिपॉजिट क्यों करते हैं, क्योंकि वहां पे उसको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रेट मिल रहा होता है। सेविंग पे, बैंक में सेविंग पे इंटरेस्ट रेट मिला है तभी तो लोग डिपॉजिट करेंगे। तो पहला कहता है कि रियल इंटरेस्ट रेट मस्ट बी पॉजिटिव टू इंक्रीज द सेविंग और रिड्यूस द कंजम्पशन। कंजम्पशन रिड्यूस करेंगे तभी बैंक में सेव करेंगे, तो कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव होगा, लोगों को कुछ ना इंटरेस्ट मिलेगा तभी तो हम उसमें बैंक में डिपॉजिट करेंगे। दिस इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट मस्ट बी पॉजिटिव टू अट्रैक्ट द सेविंग इन द बैंक। तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट भी पॉजिटिव होगा, यानी कि उसको इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करने के बाद में भी लोगों को इन्फ्लेशन से ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट रेट मिलेगा तब पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। रियल इंटरेस्ट रेट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये जरूरी नहीं है कि रियल इंटरेस्ट रेट हमेशा पॉजिटिव हो, दिस इज रॉन्ग। तो इस फॉर्मूले से इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाए तो इन्फ्लेशन रेट नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड टू ओनली। ये हम जीडीपी में देख चुके हैं, नॉमिनल जीडीपी और उसमें। तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू इन्फ्लेशन प्लस रियल इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो इफ द इन्फ्लेशन इज 5% है, इन्फ्लेशन इज यानी कि नॉमिनल इन्फ्लेशन 5% है एंड बैंक ऑफर डिपॉजिट रेट कितना है 5% का डिपॉजिट रेट, देन नो बॉडी विल, यदि इन्फ्लेशन कितना है ये भी 5% का है और बैंक 5% ऑफर कर रही है तो रियल इंटरेस्ट रेट लगभग कितना हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर हो जाएगा। तो कोई भी अपना बैंक में पैसा डिपॉजिट नहीं करेगा यदि नॉमिनल इफ इन्फ्लेशन इज 5%। सेकंड में केस में बता रहा है ये इन्फ्लेशन 5% है और डिपॉजिट रेट 7% है, तो इफेक्टिवली इसको रियल इंटरेस्ट रेट कितना मिलेगा, 2% का मिलेगा, ठीक है। तब नॉमिनल इंटरेस्ट रेट 7% है, इन्फ्लेशन 5% है, देन रियल इंटरेस्ट रेट कितना हो जाएगा, 2% हो जाएगा ना, यानी कि 2% पे लोग डिपॉजिट करेंगे कुछ मनी अपना। तो व्हेन द इन्फ्लेशन इंक्रीजेस a lot of banks do not increase their nominal interest rate, then the real interest may turn negative। यदि इन्फ्लेशन के कारण ये 8% हो जाए, 8% इन्फ्लेशन हो जाए और 7% क्या है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट रहे, तो ये इन्फ्लेशन रियल रेट कितना हो जाएगा फिर 8 - 1 7% -1 में चला जाएगा ना। यदि बैंक इंक्रीज नहीं करेंगे तो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट भी मिलता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर may lead to increase in saving in economy। तो सेविंग में कब इंक्रीज हो सकती है, तो हमने देखा है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू रियल इंटरेस्ट रेट प्लस इन्फ्लेशन, ठीक है। तो पॉजिटिव रियल इंटरेस्ट रेट होगा तब लोग सेविंग करेंगे, ये हमने देखा है, अभी पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं, दिस इज करेक्ट। लो इन्फ्लेशन रेट होगा तब भी लोग अपना क्या है सेविंग करेंगे, दिस इज अगेन करेक्ट। लो इन्फ्लेशन रेट होगा तो बैंक में लोग पैसे डिपॉजिट करेंगे ताकि उनको कुछ रियल इंटरेस्ट मिले, ठीक है। देन द राइज इन पर कैपिटा इनकम, जब लोगों की इनकम इंक्रीज होगी तो क्या है लोग बैंक में डिपॉजिट करेंगे, सेविंग करेंगे, दिस इज अगेन करेक्ट। ग्रोथ ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स, यानी कि ज़्यादा बैंक खरीदेंगे, जैसे में हमने क्या देखा था प्रधानमंत्री जन धन योजना के बाद में लोगों का सेविंग बिहेवियर है वो इंक्रीज हो गया था, तो लोग बैंकिंग में क्या है सेविंग ज़्यादा कर रहे हैं, तो दिस इज अगेन करेक्ट। तो फाइनेंशियल इंटरमीडिएट इंक्रीज होगी तो फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगा तो लोग ज़्यादा सेविंग करेंगे, तो ऑल ऑफ देम आर करेक्ट हेयर, डी फॉर दिल्ली इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप पढ़ सकते हो उसको सॉल्यूशन को। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इन्फ्लेशन प्रीमियम। इन्फ्लेशन प्रीमियम क्या टर्म होती है, आप बताइए ये इन्फ्लेशन प्रीमियम क्या होता है। तो ये इसका आंसर है इट इज हाई रिटर्न दैट इन्वेस्टर डिमांड इन एक्सचेंज फॉर इन्वेस्टिंग इन लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी बिकॉज ऑफ हाई इन्फ्लेशन रिस्क। हमने देखा है कि हाई इन्फ्लेशन बढ़ जाए, यानी कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट मैंने देखा था कि कितना हो 7% हो और इन्फ्लेशन कितना है, इन्फ्लेशन कितना हो जाए 9% हो जाए, तो बैंक का जो रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा वो माइनस में चला जाएगा। उस माइनस में जो चला गया इंटरेस्ट रेट को, रियल इंटरेस्ट रेट को, वो क्या है, वो डिपॉजिटर कोई भी बॉन्ड खरीदने से पहले क्या चाहेगा, कोई भी इन्वेस्टर है जो कोई भी बॉन्ड खरीदने पे पहले क्या चाहेगा कि उसका जो इन्फ्लेशन का जो इफेक्ट है उसमें इंक्लूड किया जाए, तो उसका जो हम इन्फ्लेशन प्रीमियम बोलते हैं।
तो इट इज ए हायर रिटर्न दैट इन्वेस्टर डिमांड इन एक्सचेंज ऑफ इन्वेस्टिंग ए लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी बिकॉज ऑफ हायर इन्फ्लेशन रेट, ठीक है। दिस इज सी फॉर कलकत्ता। तो इन्फ्लेशन प्रीमियम इज द हायर इंटरेस्ट, ये हम देख चुके हैं, ठीक है, बाकी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो इन्फ्लेशन इन इकोनॉमी जनरली लीड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, इन्फ्लेशन इन इकोनॉमी जनरली लीड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, इन्फ्लेशन के कारण क्या होगा, इन्फ्लेशन के कारण क्या होगा, प्राइस राइज हो रहा है, प्राइस राइज हो रहा है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन के कारण क्या है, प्राइस राइज हो रहा है, तो लोग यहां पे आप बताइए क्या होगा, इसको पढ़िए, मैं पानी पीता हूँ। सो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो यानी कि प्राइस राइज हो रहा है, इससे क्या क्या फर्क पड़ सकता है, सोच लीजिए प्लीज, अटेम्प्ट कीजिए। इन्फ्लेशन तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू रियल इंटरेस्ट रेट प्लस इन्फ्लेशन होता है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन के कारण क्या है, कंट्री की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होती है। हमने देखा था कि इन्फ्लेशन के कारण परचेजिंग पावर क्या है, डिक्रीज होती है। तो करेंसी क्या है, डिप्रिशिएट हो सकती है। तो डेप्रिशिएशन इन करेंसी होता है इन्फ्लेशन के कारण, एप्रिशिएशन नहीं होता है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन के कारण रियल इंटरेस्ट रेट है वो डिक्लाइन होती है, बढ़ती नहीं है। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट बढ़ती है, ये हम देख चुके हैं। तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू रियल रेट प्लस इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो क्या होगी, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगी। दिस इज करेक्ट, ठीक है। तो 1 and 4 आर करेक्ट, सी फॉर कलकत्ता। तो इफ देयर इज एन इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी इट लीड टू लॉस इन द वैल्यू ऑफ द करेंसी, तो करेंसी डेप्रिशिएट हो जाएगी, ठीक है। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू इन्फ्लेशन प्लस दिस, व्हेन द इन्फ्लेशन इंक्रीजेज होगा तब क्या है, वो हम नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगी और रियल रेट है वो सेम रहती है जनरली। इफ एन इकोनॉमी इज इन लिक्विडिटी ट्रैप, लिक्विडिटी ट्रैप होता है, ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी ट्रू, तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है द इंटरेस्ट रेट इन द मार्केट विल बी जीरो। लिक्विडिटी ट्रैप में एक ऐसी सिचुएशन होती है जब इकोनॉमी में स्लो डाउन आ जाए और आरबीआई अपनी सारी पॉलिसीज ट्राई कर चुका हो, आरबीआई अपनी सारी पॉलिसी, जैसे कि मान ले पहले 5% आप रेपो रेट, तो अभी वो कितना हो जाए 1% अपना रेपो रेट कर दे, 1% ही अपना, वो लगभग 1 से 0.5% के करीब, वो बहुत कम अपना कर दे, सब कुछ रेपो रेट बैंक रेट सारा कर दे। तो आरबीआई की जो सारी पॉलिसीज हैं वो अभी वो ट्राई कर चुका हो और रियल इंटरेस्ट रेट लगभग मार्केट में जीरो हो जाए, तब वो सिचुएशन है वो क्या होती है, लिक्विडिटी ट्रैप की होती है। उसमें यानी आरबीआई और इंटरेस्ट रेट कम भी करता है तो उसका ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे फर्क नहीं पड़ता है। तो इंटरेस्ट रेट इन द मार्केट इज नियरली जीरो के बराबर हो जाती है, तो लोग उससे खरीदेंगे नहीं। अपना मनी है वो लोग अपने पास सेविंग करेंगे और वहाँ पे बैंक में डिपॉजिट नहीं करेंगे, क्योंकि वो जहाँ पे डिपॉजिट करते हैं बैंक में वहाँ पे वो इंटरेस्ट रेट क्या है, अप्रॉक्सीमेटली जीरो मिलता है, तो लोग अपना डिपॉजिट है वो अपने पास रखेंगे, वो सेविंग नहीं करेंगे, ठीक है। तो पीपल एंड बिजनेस विल होल्ड ऑन टू देयर केस एंड डू नॉट स्पेंड, तो स्पेंड नहीं करेंगे, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। यील्ड ऑन द बॉन्ड विल बी वेरी लेस, तो यील्ड हमने देख चुके हैं, इट इज डिपेंड अपॉन द इंटरेस्ट रेट, तो यील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट रेट इज अप्रॉक्सीमेटली जीरो है, तो यील्ड क्या हो जाएगी, यील्ड बॉन्ड इज ऑलमोस्ट जीरो के बराबर होगी, दिस इज अगेन करेक्ट। तो डिमांड डिपॉजिट है वो बैंक के अंदर, वो वहां से लोग अपने पैसे निकालेंगे, डिमांड डिपॉजिट ऑफ बैंक विल इंक्रीज, तो पीपल विल हेल्ड ऑन देयर कैश, कैश अपने पास में रखेंगे। कैश जो लोगों के पास होता है, वो जो बैंक के अंदर सेविंग अकाउंट में कैश होता है उसको भी कैश माना जाता है, लोगों के पास हाथ में भी कैश है वो भी कैश माना जाता है। फिक्स डिपॉजिट होते हैं वो कैश नहीं माना जाता है, डिमांड डिपॉजिट वाले हैं वो कैश माना जाता है। इसका आंसर 1, ऑल ऑफ देम आर देयर। तो लिक्विडिटी ट्रैप इज अ सिचुएशन वेयर द सेंट्रल बैंक वांट टू इंक्रीज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी in case of recession but fails to lower the interest rate as the interest rate are already almost zero. This make the monetary policy ineffective as further repo rate reduction is not possible. In such a situation people would like to hold on to their case, ठीक है।
when the interest rate has come down to almost zero, then the yield will also be almost to zero, as the interest and the yield are proportional, directly proportional. ये हम सब देख चुके हैं, ठीक है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. तो इन्फ्लेशन बेनिफिट द क्रेडिटर. क्रेडिटर कौन होता है? जो लोन देता है, लोन देता है वो क्रेडिटर होता है. डेबिटर कौन सा होता है? जो लोन लेता है. और इन्फ्लेशन बेनिफिट द बॉन्ड होल्डर. बॉन्ड होल्डर जो बॉन्ड का, जिसके पास बॉन्ड होता है. और इन्फ्लेशन बेनिफिट द डिपॉजिटर. तो डिपॉजिट करता है वो, जो मनी जिसके पास होगा वो डिपॉजिट करेगा, ठीक है. तो क्रेडिटर और डेबिटर, जिसके पास फिजिकल एसेट होगा, यानी कि गोल्ड जिसके पास है, इन्फ्लेशन आया तो जिसके पास गोल्ड होगा तो उसकी तो जो वैल्यू है वो इंक्रीज होगी. बाकी सबकी इन्फ्लेशन के कारण, जो हम देख चुके हैं, परचेजिंग पावर क्या है, वो डिक्लाइन होती है इन्फ्लेशन के कारण. परचेजिंग पावर डिक्लाइन होगी तो इनकी जो रुपीज है, जिनका भी लोन दिया हुआ है, उनकी जो परचेजिंग पावर है फ्यूचर में वो डिक्लाइन हो जाएगी, तो वो बेनिफिट नहीं करेंगे. इन्फ्लेशन से डेबिटर को फायदा होता है, केवल क्रेडिटर को कोई फायदा नहीं होता है. डेबिटर को इसलिए फायदा होता है क्योंकि उसको कम लोन देना पड़ेगा. जो उसने पहले लोन लिया था उसकी जो परचेजिंग पावर थी वो ज़्यादा थी इन कंपेयर टू, उसको रिटर्न करना पड़ेगा उसके टाइम पे, जो परचेजिंग पावर होगी वो कम होगी, ठीक है. तो इससे डेबिटर क्रेडिटर को नुकसान होता है, डेबिटर को फायदा होता है इन्फ्लेशन से. इन्फ्लेशन बेनिफिट द बॉन्ड होल्डर, दिस इज करेक्ट. इन्फ्लेशन बेनिफिट द डिपॉजिटर, दिस इज आल्सो रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, ठीक है. इन्फ्लेशन डज नॉट बेनिफिट, दिस इज अगेन. तो बी फॉर बॉम्बे, टू ओनली इज. इन्फ्लेशन से केवल डेबिटर को फायदा होता है. बी फॉर बॉम्बे इसका आंसर है, ठीक. व्हेन ए पर्सन होल्ड द फिजिकल एसेट, इफ द प्राइस इज डिनोटेड इन रुपीज, देन ऑन इंक्रीज इन इन्फ्लेशन उसका फायदा होगा. परचेजिंग पावर ऑफ रुपी डिक्रीजेज ड्यू टू इन्फ्लेशन के कारण डिक्रीज होगी तो उसका नुकसान हो जाएगा. डिपॉजिटर, क्रेडिटर एंड बॉन्ड होल्डर विल लूज, तो लूज कर जाते हैं वो, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेडलाइन इन्फ्लेशन. हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है? सीपीआई के मानते हैं हम जनरली. इट मेजर द प्राइस इन्फ्लेशन अराइजिंग ड्यू टू ऑल टाइप ऑफ कमोडिटी इन इकोनॉमी. तो सारा इसमें इंक्लूड किया जाता है हेडलाइन इन्फ्लेशन के अंदर, दिस इज करेक्ट. तो दूसरा कोर इन्फ्लेशन में क्या आता है? हम कोर इन्फ्लेशन में हम फूड एंड फ्यूल का इंक्लूड नहीं करते हैं. इट मेजर द हेडलाइन इन्फ्लेशन एक्सक्लूडिंग द वोलाटाइल कंपोनेंट ऑफ फूड एंड फ्यूल. बोथ आर करेक्ट, सारे जानते हैं, तो आसान सा क्वेश्चन है. सी फॉर कलकत्ता इसका आंसर है, ठीक. तो अब हम देख लेते हैं डब्ल्यूपीआई और सीपीआई मेजर करते हैं, उसके बीच में क्या डिफरेंस होता है. डब्ल्यूपीआई मेजर द इन्फ्लेशन एट होलसेल प्राइस पे, और सीपीआई करता है वो रिटेल लेवल पे मेजर करता है. डब्ल्यूपीआई कौन रिलीज करता है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स. एंड सीपीआई कौन है? मिनिस्ट्री, एनएसओ रिलीज करता है. एनएसओ किसके अंदर आता है? मॉस्पी के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. तो डब्ल्यूपीआई का बेस ईयर कितना है? 2011-12. इसका कितना है? सीपीआई का 2012 है, उसका 11-12 है, और इसका कितना रखा गया? 2012, ठीक है. तो बेस ईयर माना गया है. ये रिलीज ऑन 14th ऑफ एवरी मंथ को कौन रिलीज किया जाता है? डब्ल्यूपीआई. एंड 12th ऑफ एवरी मंथ को सीपीआई रिलीज किया जाता है. हर महीने रिलीज किया जाते हैं, ठीक है. और डब्ल्यूपीआई के अंदर 3 आइटम होते हैं. कौन कौन से? प्राइमरी आर्टिकल का वेटेज कितना होता है? 23%. मैन्युफैक्चर्ड आइटम का 64%. एंड फ्यूल एंड पावर का 13%, ठीक है. सबसे ज़्यादा किसका होगा? मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट का. और इसके अंदर जो है वो कौन सी कैटेगरीज इंक्लूड की जाती है सीपीआई के अंदर? फूड एंड बेवरेज, पान एंड तंबाकू, क्लॉथिंग एंड फुटवियर, हाउसिंग, फ्यूल एंड लाइट. फ्यूल एंड लाइट में क्या है? पेट्रोल और डीजल इंक्लूड नहीं होता है. पेट्रोल एंड डीजल इंक्लूड नहीं होता है इसमें, ठीक है. फ्यूल एंड लाइट में इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूड होता है, एलपीजी होता है, केरोसिन होता है, परंतु पेट्रोल और डीजल नहीं होता है. मिसलेनियस लाइक एजुकेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वो सब इंक्लूड होती हैं. तो ये सारे जो इनके पिलर्स हैं ये याद रखो आप. कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं ये पता होना चाहिए. तो डब्ल्यूपीआई में टोटल आइटम कितने होते हैं? 693. तो डब्ल्यूपीआई में फूड इंडेक्स भी इंक्लूड होता है. 25% वेटेज होता है डब्ल्यूपीआई के अंदर फूड का, और इसके अंदर 39% होता है. एफपीआई के अंदर, सीपीआई के अंदर फूड का आइटम का वेटेज कितना होता है? 39%. और डब्ल्यूपीआई के अंदर कितना होता है? 24%. यानी कि सीपीआई के अंदर फूड का ज़्यादा वेटेज होता है. इम्पैक्ट ऑन फूड आइटम हमने देख लिया, तो लेस इम्पैक्ट ऑन डब्ल्यूपीआई होगा क्योंकि इसका कम वेटेज है, और इसमें ज़्यादा इम्पैक्ट होगा फूड पे क्योंकि इसमें ज़्यादा वेटेज है. वेटेज ऑफ फ्यूल एंड पावर ये हम देख चुके हैं, सबसे ज़्यादा वेटेज हम देख चुके हैं. तो सर्विसेज क्या है? वो डब्ल्यूपीआई में इंक्लूड नहीं होती है, सीपीआई में इंक्लूड करते हैं. इनडायरेक्ट टैक्सेस भी डब्ल्यूपीआई में इंक्लूड नहीं होते हैं, सीपीआई में इंक्लूड होते हैं. टारगेटेड बाय आरबीआई किसको टारगेट करती है? सीपीआई को टारगेट करती है फॉर ±2%. डब्ल्यूपीआई इज नॉट टारगेटेड, ठीक है. तो ये था इनके बीच में डिफरेंस. इफ ए कंट्री इज एक्सपीरियंसिंग इन्फ्लेशन देन विच ऑफ द फॉलोइंग क्या होगा, ठीक है.
तो एक्सपीरियंसिंग इन्फ्लेशन हो रहा है तो वेजेस लेवल क्या है, वो इंक्रीज होंगे, डिक्रीज नहीं होंगे, वेजेस लेवल इंक्रीज होते हैं। आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विस क्या है, ये इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। अमाउंट ऑफ मनी नीडेड टू परचेज ए गिवन क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये क्या है, इंक्रीज होगी। यदि इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है तो आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विस क्या है, इंक्रीज होगा। इन जनरल इंक्रीज होता है, परचेजिंग पावर लोगों की क्या है, वो कम हो जाएगी इन्फ्लेशन से। ये हम देख चुके हैं, डी फॉर दिल्ली इसका आंसर है। तो व्हेन ए कंट्री फेसेस इन्फ्लेशन वी रिक्वायर मोर मनी टू परचेज ए गिवन क्वांटिटी ऑफ फूड्स एंड सर्विसेज बिकॉज ऑफ परचेजिंग पावर ऑफ रुपी डिक्रीजेस। इन केस ऑफ इन्फ्लेशन वेजेस जनरली इंक्रीज एंड नथिंग कैन बी सेड अबाउट द आउटपुट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द आउटकम इफ एन इकोनॉमी इज अंडर इन्फ्लेशनरी प्रेशर। इन्फ्लेशनरी प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तब क्या होगा, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है तब क्या होगा, ये आपको बताना है। इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है तो डोमेस्टिक करेंसी विल डेप्रिशिएट, ये हम देख चुके हैं पहले ही। डोमेस्टिक करेंसी क्या है, डेप्रिशिएट करेगी, दिस इज करेक्ट। एक्सपोर्ट बिकम लेस कॉम्पिटिटिव विद द इंपोर्ट्स गेटिंग कॉस्टलियर, तो ये भी सही है, हमारे एक्सपोर्ट क्या है, लेस कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे विद द इंपोर्ट गेटिंग कॉस्ट ऑफ बोरोइंग क्या है, इन्फ्लेशन के कारण इंक्रीज हो जाती है कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। तो दिस इज रॉन्ग, इसका आंसर हो जाएगा 1 and 2। आगे देखते हैं। ठीक है, इकोनॉमी अंडर इन्फ्लेशनरी प्रेशर मीन्स इन्फ्लेशन इज आइदर इंक्रीजिंग और देर आर चांसेस दैट इट विल इंक्रीज। इन्फ्लेशन लीड टू डेप्रिशिएशन ऑफ करेंसी। इन्फ्लेशन मैक्स द डोमेस्टिक गुड्स कॉस्टली एंड एक्सपोर्ट। इन्फ्लेशन के कारण है जो हमारे डोमेस्टिक गुड हैं वो क्या हो जाएंगे, उनके प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। तो उससे क्या है, लोग एक्सपोर्ट नहीं कराना चाहेंगे, इंपोर्ट नहीं कराना चाहेंगे, तो एक्सपोर्ट क्या है, हमारे महंगे हो जाएंगे। एक्सपोर्ट महंगे हो गए तो क्या उसके कंपिटिटिव रहेंगे या नहीं रहेंगे कंपिटिटिव। बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी इंपोर्ट बिकम्स कॉस्टलियर बिकॉज ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट होगी, तो इंपोर्ट भी क्या है, करेंसी डेप्रिशिएट होगी तो हमारे इंपोर्ट भी क्या होंगे, महंगे होंगे। पहले हमें 50 रुपये देने पड़ रहे थे, अभी कितने हैं, 70 रुपये देने पड़ रहे होंगे यदि करेंसी डेप्रिशिएट होगी तो। देन व्हेन द इन्फ्लेशन इंक्रीजेज इंटरेस्ट रेट गोज अप इन द इकोनॉमी एंड कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग may लीड टू इंक्रीज इन द ओवरऑल प्राइस, में इंक्रीज हो सकता है, may लीड टू इंक्रीज इन ओवरऑल प्राइसेस। इफेक्टिव डिमांड इंक्रीज होगी तब ये इंक्रीज हो जाएगी, ओवरऑल प्राइसेस, डिमांड इंक्रीज होगी तो प्राइस इंक्रीज होगा। ठीक है, डिक्रीज इन एग्रीगेट लेवल ऑफ आउटपुट। तो एग्रीगेट लेवल ऑफ आउटपुट यानी कि हम कम प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्शन कम कर रहे हैं, तो क्या है, डिमांड तो क्या है उतनी है, तो कम गुड्स है, लेस सप्लाई होगी, मोर डिमांड हो ही जाएगी, तो इंक्रीज इन प्राइसेस हो जाएगा फिर, तो इसके कारण प्राइसेस इंक्रीज हो जाएगा, सप्लाई साइड का ये फैक्टर है। इंक्रीज इन एग्रीगेट आउटपुट इंक्रीज कर देंगे तो क्या है, प्राइसेस डिक्रीज होंगे, इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो दिस इज रॉन्ग। इंक्रीज इन ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो लोगों के पास क्या हो जाएगा, ज़्यादा पैसा आएगा तो डिमांड क्या है, वो बढ़ेगी, डिमांड क्या है, इंक्रीज होगी, डिमांड इंक्रीज होगी तो क्या होगा, रेट भी क्या है, इंक्रीज होगा, तो इससे प्राइस क्या है, इंक्रीज होगा। दिस इज करेक्ट। तो 1, 2 and 4 इसका आंसर है, इजी सा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, ठीक है, ये आप पढ़ सकते हो अपने आप। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल नेसेसरली लीड टू इन्फ्लेशन। इनमें से कौन सा नेसेसरली इन्फ्लेशन को लीड करेगा। यदि इफेक्टिव डिमांड इंक्रीज होगी तभी इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा। एग्रीगेट डिमांड है वो इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज करेगी तो इन्फ्लेशन क्या है, इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। तो इन्फ्लेशन विल नेसेसरी अकर इफ देयर इज इफेक्टिव डिमांड इन द इकोनॉमी। इफ देयर इज इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड देयर मे नॉट बी इन्फ्लेशन इफ द सप्लाई इज आल्सो इंक्रीज। यदि जितनी एग्रीगेट डिमांड में क्या है, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू इन्फ्लेशन प्लस दैट इफेक्टिव डिमांड। लाइक उसी तरह से हम सोच सकते हैं, यदि ये डिमांड इंक्रीज हो जाए, सप्लाई इंक्रीज हो जाए तो क्या है, इन्फ्लेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वैसे कुछ देख सकते हैं। इंक्रीज गवर्नमेंट सिक्योरिटी इंक्रीज द एग्रीगेट डिमांड रेदर देन इफेक्टिव डिमांड। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज होगी तो वो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू रिड्यूस द रेट ऑफ इन्फ्लेशन द गवर्नमेंट शुड। क्या इन्फ्लेशन कम करना है तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, मनी को कम करना पड़ेगा, मनी सप्लाई को डिक्रीज करना पड़ेगा। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर तो क्या है, मनी इंक्रीज करेगा तो ये तो नहीं हो सकता। इंक्रीज द कंज्यूमर स्पेंडिंग एक्सपेंडिचर, ये भी क्या है, मनी इंक्रीज करेगा तो ये भी नहीं होगा। इन्फ्लेशन इंक्रीज इन इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स में क्या है, हम मनी डिक्रीज कर रहे हैं,
तो ये इसका आंसर होगा। रेट ऑफ इन्फ्लेशन कम करना है तो हमें इंक्रीज इनमें से क्या है, इनकम टैक्स इंक्रीज करना पड़ेगा। रिड्यूस्ड इंटरेस्ट रेट करेंगे तो मनी क्या है, वो इंक्रीज होगा, कम नहीं होगा, ज़्यादा बढ़ेगा, लोगों के पास मनी ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो ये सारा आप पढ़ सकते हो। C4 कलकत्ता इसका आंसर है। इफ सप्लाई ऑफ मनी इज इंक्रीज, यदि सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज की गई है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? इट मे लीड टू इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट रेट सप्लाई इंक्रीज हुई है मनी की तो डिक्रीज होगी ना, ये तो रॉन्ग है। इट मे लीड टू डिक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट, दिस इज करेक्ट। तो यदि मनी इंक्रीज किया है तो जरूरी नहीं है इकोनॉमिक ग्रोथ हो, क्योंकि लोग सेविंग भी कर सकते हैं। तो बी फॉर बॉम्बे इज करेक्ट। जब सप्लाई कम होगी, सप्लाई इंक्रीज होगी तो क्या होगा, डिमांड, व्हेन द सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीजेस देन द इंटरेस्ट रेट कम्स डाउन, कंसेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी अफेक्ट द विच मैक्रो इकोनॉमिक। तो अमाउंट हमने इंटरेस्ट रेट डिपेंड करेगा, देख चुके हैं, प्राइस लेवल, आउटपुट सब डिपेंड करेगा मनी सप्लाई पे। दिस इज ऑल आर करेक्ट, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, तो कुछ है नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोज कैन सपोर्ट सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ? सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ कब होगी, जब क्या होगा, बहुत कम 1%, 2% से 3% इन्फ्लेशन हो, तब सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। थोड़ा सा लो और मॉडरेट इन्फ्लेशन होगा तभी इन्फ्लेशन ग्रोथ होगी। डिफ्लेशन के अंदर क्या होगा, नेगेटिव इन्फ्लेशन, नेगेटिव ग्रोथ होगी, यानी कि इसमें प्राइस डिक्रीज होंगे। डिफ्लेशन के अंदर प्राइस डिक्रीज होगा तो क्या होगा, लोग अपने पास सेविंग करेंगे और मनी होल्ड करेंगे। मनी होल्ड करेंगे तो मनी होल्ड करेंगे डिफ्लेशन में, तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। दिस इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट। तो गैलपिंग इन्फ्लेशन में तो हाइपर इन्फ्लेशन, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो जाएगा तो वो लोगों की सेविंग को है वो नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा। तो बी फॉर सेकेंड ओनली इज करेक्ट। सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए लो एंड मॉडरेट इन्फ्लेशन होना चाहिए। ए फॉर आगरा इज करेक्ट। ठीक है, तो डिफ्लेशन इज बैड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, डिफ्लेशन के कारण पीपल पोस्टपोन देयर परचेजिंग डिसीजंस एंड कॉर्पोरेट है वो अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या है वो बाद में लेगी। डिफ्लेशन के कारण प्राइस डिक्रीज होता है। ठीक है, क्योंकि डिफ्लेशन के कारण प्राइस डिक्रीज होगा, तो डिक्रीज हो रहा है तब यदि मेरे को कार लेनी है तो मैं अगले साल कार लूंगा ना, फिर अभी क्यों लूंगा, जो क्योंकि प्राइस और गिर रहे हैं। मुझे पता है कि अगले साल तक प्राइस का पहले 70,000 दाम था, तो अभी पिछले साल, अगले साल मेरे को कितना देना पड़ेगा, 65,000। वो तो कैसे है, डिफ्लेशन का। तो अपना जो हमें परचेजिंग डिसीजन है मेरा वो पोस्टपोन कर दूंगा। ग्लोपिंग और हाइपर इन्फ्लेशन ईट अवे द सेविंग ऑफ द पीपल। तो ज़्यादा इन्फ्लेशन होगा तो मेरे को अपना खर्चा है वो दाल रोटी में ही चला जाएगा। बैंक डू नॉट, ठीक है, तो ये सारा आप देख सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजंस दैट मेक द मॉडरेट लेवल ऑफ इन्फ्लेशन गुड फॉर इकोनॉमी? मॉडरेट लेवल ऑफ इन्फ्लेशन गुड क्यों होता है इकोनॉमी के लिए? फर्स्ट, इट इंक्रीजेज द कंजम्पशन लेवल। थोड़ा सा इन्फ्लेशन ऊपर होगा तो लोग क्या है, थोड़ा खरीद करेंगे। ठीक है, ताकि डिमांड ताकि रेट नहीं बढ़े, इसलिए लोग अपना कुछ खाने पीने का काम है वो आज ही कर लेंगे। दिस इज करेक्ट। इट कीप द बिजनेस प्रॉफिटेबल। तो लोग अपना पैसा है वो बैंक में डिपॉजिट करेंगे, कुछ रेट इंटरेस्ट रेट मिलेगा तो वो इन्वेस्टमेंट में किया जाएगा। ठीक है, तो ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। पीपल लोग सेव भी करेंगे मोर, बैंक में सेव करेंगे, इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव होगा तो मॉडरेट इन्फ्लेशन में इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव होगा तो लोग अपना सेविंग भी करेंगे। ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। डी फॉर दिल्ली। In case of the low and moderate inflation, people are willing to save the money and put in bank deposit because the bank offer deposit rate higher than the inflation rate. ठीक है, तो हमने देखा था नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल्स टू रियल इंटरेस्ट रेट प्लस इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, इन्फ्लेशन यदि पॉजिटिव हुआ तो क्या होगा, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगी तो लोग अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करेंगे। एज द प्राइसेज आर इंक्रीजिंग पीपल आर आल्सो विलिंग टू कंज्यूम बिकॉज ऑफ दिस। इफ दे पोस्टपोन डिसीजन, कंजप्शन का डिसीजन पोस्टपोन करेंगे तो प्राइस क्या है, बढ़ जाएगा फ्यूचर डेट में। तो जीडीपी डिफ्लेक्टर क्या होता है, सीपीआई के बीच में क्या होता है, जीडीपी डिफ्लेक्टर इज ए मेजर ऑफ इन्फ्लेशन कैलकुलेटेड एज ए रेशियो ऑफ जीडीपी एट करंट प्राइस टू द जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। तो जीडीपी एट करंट प्राइस डिवाइडेड बाय जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, ये क्या होता है, जीडीपी डिफ्लेक्टर होता है, ये इसको मेजर करता है इन्फ्लेशन को। तो इसमें कमोडिटीज सीपीआई के अंदर हमने देखा था कौन सा है, फिक्स्ड बास्केट होती है सीपीआई के अंदर, जो कि गुड्स एंड सर्विस दोनों इंक्लूड करते हैं। डब्ल्यूपीआई में सर्विस इंक्लूड नहीं की जाती है, सीपीआई में दोनों इंक्लूड करते हैं। जीडीपी डिफ्लेक्टर के अंदर
सारे के सारे ऑल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन इंडिया जीडीपी डिफ्लेक्टर के अंदर इंक्लूड किया जाता है। इंपोर्टेड गुड्स हैं वो सीपीआई के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, जबकि जीडीपी डिफ्लेक्टर के अंदर इंपोर्टेड गुड नहीं इंक्लूड किए जाते हैं। तो बास्केट्स ऑफ गुड्स है वो इसके सेम रहती है सीपीआई के लिए, इसकी चेंजेस होती है हर साल, इसमें चेंज हो जाती है। तो वेटेज ऑफ डिफरेंट गुड्स क्या है, एक्सप्लिसिटली मेंशन है सीपीआई के अंदर। हमने देखा था कि जैसे फूड है, बेवरेज है, पान है, तंबाकू, उनका वेटेज है देयर। यहाँ पे जो मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस डिसाइड करती है जीडीपी को, फ्रीक्वेंसी है वो सीपीआई का मंथली रिलीज किया जाता है और जीडीपी डिफ्लेक्टर को क्वार्टरली रिलीज किया जाता है, दोनों का एनएसओ रिलीज करती है, ठीक है। देन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इकोनॉमी फेसिंग हाई इन्फ्लेशन। डिफ्लेशन के अंदर क्या है, हम देख रहे हैं कि नेगेटिव प्राइस हो रहा है, ठीक है। नेगेटिव प्राइस हो रहा है तो क्या है, लोग अपना सेविंग नहीं करेंगे, कंपनीज डिफर देयर इन्वेस्टमेंट, हम देख चुके हैं, दिस इज करेक्ट। पीपल डिफर देयर एक्सपेंडिचर, ये भी करेक्ट है। डिमांड क्या होगी, डिक्रीज होगी, दिस इज करेक्ट। अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाएगा, ये सारी बातें हम देख चुके हैं, ठीक है। डिफ्लेशन के कारण क्या है, प्राइस डिक्रीज होगा। प्राइस डिक्रीज होगा तो क्या होगा, डिमांड है क्या है वो डिक्रीज होगी। डिमांड डिक्रीज होगी तो फैक्ट्री क्या है, प्रोडक्शन कम करेगी, प्रोडक्शन कम करेगी तो पीपल क्या है, एक्सपेंडिचर कम करेंगे, कॉर्पोरेट अपना एक्सपेंडिचर कम करेगा क्योंकि डिमांड ही नहीं है, और फैक्ट्री से लोग निकाल दिए जाएंगे। जब प्रोडक्शन कम करेगी तो लोग निकालेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, वो इंक्रीज होगा, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस, ये सारी बातें आप देख चुके हैं। इसका आंसर डी फॉर दिल्ली हो जाएगा, ये मैंने समझा भी दिया है, ठीक है। तो ये आप पढ़ सकते हो यहाँ से खुद। स्टैगफ्लेशन क्या, किसके कारण अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन के कारण स्टैगफ्लेशन होता है। स्टैगफ्लेशन कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के कारण होता है, इसका आंसर है बी फॉर बॉम्बे। स्टैगफ्लेशन क्या होता है ये हम पढ़ चुके हैं। स्टैगफ्लेशन इज इक्वल टू स्टैग्नेशन इन द इकोनॉमी प्लस इन्फ्लेशन। जनरली स्टैग्नेशन इकोनॉमी में आता है तब क्या होता है, जनरली जब इकोनॉमी स्टेगनेट होती है तो लोअर डिमांड होती है इकोनॉमी में, परंतु इसके में क्या है, यहाँ पे हाई डिमांड होती है और इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई साइड फैक्टर हैं वो स्टैगफ्लेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सप्लाई साइड फैक्टर हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं ड्राउट आ जाता है, जो 1973 में क्या है, ऑयल क्राइसिस आया था, ऑयल क्राइसिस। उसके बाद में ओपेक ने क्या किया था, जो तेल का दाम था, ऑयल का दाम था, वो 4 गुना बढ़ा दिया था, 4 टाइम्स, जिसके कारण बाकी कमोडिटीज का प्राइस है वो इंक्रीज हो गया था। तो इकोनॉमी तो अभी भी उतना ही कर रही थी, लेकिन एक कमोडिटी के प्राइस इंक्रीज ने सब कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज करा दिया, तो इन्फ्लेशन बढ़ गया है। इकोनॉमी तो स्टेगनेट ही थी, परंतु इन्फ्लेशन जो एक्स्ट्रा जो ऑयल के कारण इंक्रीज हुआ था उसको हमने देख लिया है, ठीक है। तो स्टैगफ्लेशन इज ए एनालॉमी इन द स्टैग्नेशन ऑफ इकोनॉमी अकम्पनीड बाय हायर इन्फ्लेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर सप्लाई साइड फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लेशन। तो सप्लाई साइड फैक्टर बताने हैं आपको, एक सप्लाई होता है, एक डिमांड होता है, ठीक है। तो इंक्रीज इन एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं तो यानी कि हमारे गुड्स की डिमांड बढ़ रही है, ये तो क्या है, डिमांड साइड फैक्टर है, ये तो नहीं हो सकता सप्लाई साइड फैक्टर। इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ज़्यादा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होगा तो क्या होगा, लोगों के पास पैसा ज़्यादा आएगा, मनी ज़्यादा आएगा, मनी इंक्रीज होगा तो डिमांड क्या होगा, फिर से इंक्रीज होगी, तो ये डिमांड साइड फैक्टर है। इंक्रीज इन क्रेडिट क्रिएशन, यानी कि लोगों के पास मनी ज़्यादा है तो फिर से डिमांड इंक्रीज होगी, तो ये भी क्या है, डिमांड साइड फैक्टर है। ये ऑल ऑफ देम आर डिमांड साइड फैक्टर, आंसर इज डी फॉर दिल्ली, नन ऑफ देम इज सप्लाई साइड फैक्टर। तो ए सप्लाई शॉक के कारण इज ए अनएक्सपेक्टेड इवेंट दैट सडनली चेंजेस द सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट और कमोडिटी। फॉर एग्जांपल ऑयल वाला हमने अभी देखा है, उसके कारण सप्लाई साइड शॉक हो गया था। 1973 में ऑयल का जो प्राइस 4 गुना इंक्रीज होता था। डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है, वहां पे डिमांड इंक्रीज होती है, उसके कारण इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर लीड टू द डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड मनी और क्रेडिट क्रिएशन इज लीडिंग टू द डिमांड पुल इन्फ्लेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग काजेज द डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कौन सा एक कारण हो जाता है, डिमांड किसके कारण इंक्रीज होगी, लोअर इंटरेस्ट रेट के कारण क्या होगी, मनी डिमांड इंक्रीज होगी, लोगों के पास चीपली मनी अवेलेबल होगा तो डिमांड इंक्रीज होगी, दिस इज करेक्ट। हायर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो उसके कारण क्या है, लोगों के पास ज्यादा पैसा आएगा तो अगेन डिमांड इंक्रीज होगी, दिस इज करेक्ट, हम देख चुके हैं। हायर कॉस्ट ऑफ इनपुट होगी तो क्या होगा, ये एक सप्लाई साइड फैक्टर है। कॉस्ट ऑफ इनपुट इंक्रीज हुई तो क्या होगा, डिमांड, तो ये एक सप्लाई साइड फैक्टर है, तो इसका कोई लेना देना नहीं है इससे, तो इससे सप्लाई महंगी होगी ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 and 2 A फॉर आगरा ओनली।
तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन अकर इन द इकोनॉमी व्हेन द एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी इंक्रीजेस more rapidly as compared to the productive capacity of the economy increases. तो डिमांड इज मोर देन सप्लाई, मोर देन सप्लाई से ज्यादा हो जाएगी तब क्या है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो जाएगा. हायर गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड द लोअर इंटरेस्ट रेट क्या है, ये डिमांड इन द इकोनॉमी बढ़ाती हैं. इफ द इंटरेस्ट रेट इज डिक्रीज, इंटरेस्ट रेट को कम किया गया है इन द इकोनॉमी, देन क्या होगा, डिक्रीज इन द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ द इकोनॉमी. इंटरेस्ट रेट कम कर दिया तो क्या होगा, डिक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. इंटरेस्ट रेट कम हुआ है तो लोग क्या है, ज्यादा पैसा लेंगे तो एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा, एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा. तो इंक्रीज इन द टोटल सेविंग, नो, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम कर दिए तो लोग सेविंग कम करेंगे. तो इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ द इकोनॉमी विल इंक्रीज होगा. दिस इज करेक्ट, सी फॉर कलकत्ता. तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है जो कैपिटल प्रोडक्शन के लिए है वो इंक्रीज होगा. तो व्हेन द कॉस्ट ऑफ द मनी इज चीपर देन इट हेल्प इन द इन्वेस्टमेंट. तो इन्वेस्टमेंट इज द मेन फैक्टर. इस इन्वेस्टमेंट के लिए क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल. कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे लोग. गवर्नमेंट टैक्स इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, दे सकता है. ठीक है. हाई आउटपुट लीड टू द हाई अनएम्प्लॉयमेंट. हाई आउटपुट है यानी कि मोर प्रोडक्शन हो रहा है, तो मोर प्रोडक्शन के कारण क्या है, फैक्ट्री में ज़्यादा जॉब मिलेगी, जॉब मिलेगी तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा. तो दिस इज रॉन्ग. हाई अनएम्प्लॉयमेंट लीड टू हाई इन्फ्लेशन. हाई अनएम्प्लॉयमेंट के कारण क्या है, डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो क्या होगा, लेस इन्फ्लेशन होगा, डिफ्लेशन होगा. दिस इज आल्सो रॉन्ग. डी फॉर दिल्ली इसका आंसर है, डी फॉर दिल्ली. अटेम्प्ट कर लीजिए. ठीक है. तो डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, डिसइन्फ्लेशन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. डिसइन्फ्लेशन इज डिक्लाइनिंग, हम देख चुके हैं डिक्लाइनिंग रेट ऑफ इन्फ्लेशन, बट द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज स्टिल पॉजिटिव. एंड डिफ्लेशन में क्या होता है, नेगेटिव में चला जाता है इन्फ्लेशन. तो पहले 2% हो रहा था प्लस में, अभी यहाँ पे क्या है 2% से नेगेटिव हो जाएगा. 2 से 1% हुआ तो क्या होगा, डिसइन्फ्लेशन. तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, करेक्ट है. आंसर इज सी फॉर कलकत्ता. तो रिफ्लेशन क्या होता है, द टर्म रिफ्लेशन ऑफ द इकोनॉमी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फ्लोइंग. जब कोई बिजनेस साइकिल होता है, ये बिजनेस साइकिल है, इसमें क्या है, ये यहाँ पे एक्सपेंशन ही होता है, फिर यहाँ से डिप्रेशन में जाता है. ठीक है. तो यहाँ से जो स्पेंडिंग की जाती है, जब से सप्लाई डिमांड होती है, तो ये मॉनेटरी साइड यहाँ से इंक्रीज करने के लिए, डिमांड इंक्रीज करने के लिए जो पैसे लगाए जाते हैं, फिस्कल स्टिमुलस दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेशन. तो इट इज फिस्कल स्टिमुलस टू एक्सपैंड द आउटपुट. दिस इज करेक्ट. इट ट्राई टू कर्ब द इफेक्ट ऑफ डिफ्लेशन. डिफ्लेशन को कर्ब करने के लिए ही, रिफ्लेशन के लिए जो कुछ पॉलिसीज लाएगी तो उनको क्या बोलते हैं, रिफ्लेशन बोलते हैं. तो द टर्म डिफ्लेशन ऑफ द इकोनॉमी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फ्लोइंग. डिफ्लेशन के दौरान क्या किया जाता है, ये किया जाता है. ठीक है. मॉनेटरी स्टिमुलस बाय द रिड्यूसिंग द इंटरेस्ट रेट. तो मनी को इंक्रीज किया जाता है, एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी को फॉलो किया जाता है. ऑल ऑफ देम आर करेक्ट. डी फॉर दिल्ली. ठीक है. तो रिफ्लेशन इज अ फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी डिजाइन टू एक्सपेंड द आउटपुट, स्टिमुलेट स्पेंडिंग एंड करब द इफेक्ट ऑफ डिफ्लेशन को कर्ब करने के लिए रिफ्लेशन को फॉलो किया जाता है, विच यूजुअली अकर एट ए पीरियड ऑफ इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी और रिसेशन के दौरान. अब कोवेव फिनोमेना क्या होता है, कोवेव फिनोमेना जब होता है, जब फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 2015 में पल्सेस का दाम इंक्रीज हो गया था, पल्सेस का दाम प्राइस इंक्रीज हुआ, उसके कारण क्या है 2016 में फार्मर्स हैं वो पल्सेस को ज़्यादा ग्रो करेंगे, पल्सेस को ज़्यादा ग्रो करेंगे. ठीक है. उसके कारण क्या है, सप्लाई ज़्यादा होगी, सप्लाई ज़्यादा होगी तो इसका जो प्राइस होगा वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा. 2016 में कम प्राइस मिलेगा इनको, कम प्राइस. फिर वो 2016-17 में क्या है, फार्मर्स अगेन कम बोएंगे, कम पल्सेस का कल्टीवेशन करेंगे, उसके कारण क्या है, फिर से इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाएगा. तो ये जो साइकिल है उसको क्या बोलते हैं, कोवेव फिनोमेना बोलते हैं, कोवेव फिनोमेना. बाकी आप पढ़ सकते हो, मैंने साफ कर दिया है. ठीक है. आप इसको पढ़ सकते हो. ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लास्ट क्वेश्चन है वो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एन इकोनॉमी फेसिंग डिसइन्फ्लेशन. तो डिसइन्फ्लेशन यानी कि जो 4% से इन्फ्लेशन रेट हो गया है, उसका रिगार्डिंग क्या है, कंपनी डिफर देयर इन्वेस्टमेंट. यानी कि ये डिसइन्फ्लेशन के दौरान क्या होगा, पीपल डिफर देयर एक्सपेंडिचर, डिमांड डिक्रीजेज, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज. तो डिसइन्फ्लेशन के कारण क्या क्या हो सकता है, तो डिसइन्फ्लेशन के कारण कंपनीज, ये सारी बातें किसमें होती है, डिफ्लेशन में करती है. डिफ्लेशन होता तो अभी सही होता, डिमांड तो अभी भी इंक्रीज हो रही है,
डिमांड तो अभी भी इंक्रीज हो रही है, एम्प्लॉयमेंट अभी भी इंक्रीज हो रहा है, 6 से 4% पे आ गया है, तब भी इंक्रीज हो रहा है, पीपल अभी भी बाई कर रहे होंगे, ज़्यादा बाई करेंगे। यदि डिफ्लेशन थोड़ा सा आ रहा है, 6% से 4% हुआ है, तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे ना, एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा तो एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा तो डिमांड ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा होगी तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। 6 से 4% हो गया तो डिमांड क्या होगी, वो इंक्रीज होगी, डिमांड इंक्रीज होगी तो क्या होगा, फैक्ट्री का प्रोडक्शन होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, जिसके कारण क्या है, एम्प्लॉयमेंट भी क्या है, बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा तो क्या है, कंपनी और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगी। तो डिफ्लेशन में, डिसइन्फ्लेशन में जनरली ये होता है, ठीक है। डिफ्लेशन में क्या होता है, ये सारी बातें सही होती है, डिसइन्फ्लेशन में इनमें से कोई भी सही नहीं होगा। तो डी फॉर सी फॉर कलकत्ता इनका आंसर है। तो डिसइन्फ्लेशन इज व्हेन द इन्फ्लेशन इज डिक्रीजिंग बट द प्राइसेस आर स्टिल इंक्रीजिंग। बाकी हम सब देख चुके हैं, आप पढ़ सकते हो उसको एक बार। तो अभी कुछ एक कमेटीज थी, किससे रिलेटेड थी, BN गोल्डर कमेटी थी, वो किससे रिलेटेड थी, परचेजिंग पावर इंडेक्स डेवलप करने के लिए थी, इंडिया में परचेजिंग पावर इंडेक्स डेवलप करें इसके लिए थी, इसका रिकमेंडेशन था। रमेश चंद्र कमेटी थी, वो कहती थी कि उसका जो रिकमेंडेशन क्या है, रोड मैप फॉर स्विच ओवर टू दी फ्रॉम WPI टू PPI पे स्विच ओवर करने के लिए बोला था, इसने रिकमेंडेशन दिया था। उजित पटेल कमेटी ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के लिए थी, ये हम देख चुके हैं, ठीक है। महेंद्र देव वर्मन कमेटी ने कहा है कि जो अमजी नरेगा है उसका जो प्राइस दिया जाता है, वेजेस दिए जाते हैं, वो CPI रूरल लेबर से लिंक किया जाना चाहिए। ये महेंद्र देव वर्मन कमेटी का रिकमेंडेशन है, ठीक है। तो अभी कौन सा है, वो CPI एग्रीकल्चर लेबर के आधार पर उनको अमजी नरेगा के अंदर मजदूरी दी जाती है, वेजेस दी जाते हैं, तो उसको रिकमेंडेशन है वो CPI रूरल से कनेक्ट करने का है, महेंद्र देव वर्मन कमेटी का। BN गोल्डर कमेटी परचेजिंग पावर इंडेक्स डेवलप करने के लिए है। रमेश चंद कमेटी रोडमेप टू स्विच ओवर टू दी फ्रॉम WPI टू PPI के लिए थी। उर्जित पटेल कमेटी ने रिकमेंड किया था MPSC को, ठीक है। देन रेजिडेक्स किसके द्वारा डेवलप किया गया था, नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा डेवलप किया गया रेजिडेक्स। ऑल इंडिया हाउस प्राइसिंग इंडेक्स कौन कंडक्ट कराता है, RBI कंडक्ट कराता है। बेस ईयर इसका 2011-12 होता है, ऑल इंडिया हाउस प्राइस इंडेक्स का। बाल्टिक ड्राइव इंडेक्स कौन रिलीज करता है, लंदन बेस्ड स्टॉक एक्सचेंज है, लंदन बेस्ड बाल्टिक एक्सचेंज है, वो रिलीज करता है। इसके अंदर वो है प्राइस ऑफ मूविंग, जो सी के अक्रॉस जो कमोडिटी मूव करती है उनका प्राइस देता है, जैसे कि बल्क कमोडिटी लाइक कोल है, आयरन ओर है, जो सी से हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं, उसके जो कमोडिटी का वो है, वो लंदन बेस्ड बाल्टिक एक्सचेंज रिलीज करता है, बाल्टिक ड्राइव इंडेक्स। तो एक सर्विस प्राइस इंडेक्स होता है जो कि ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर रिलीज करता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है। तो इसके अंदर क्या है, वो सेपरेटली इन्फ्लेशन मेजर करता है इन सर्विस रेलवेज, पोस्टल, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इनमें सबसे अलग से इन्फ्लेशन मेजर करता है, उसको सर्विस प्राइस इंडेक्स बोलते हैं। वो कौन रिलीज करता है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर टू दी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट्स। फूड प्राइस इंडेक्स कौन रिलीज करता है, FAO करता है, FAO। यहाँ पे जो फूड का जो आइटम है वो ट्रैक करता है फूड का प्राइस अक्रॉस मीट, इसमें 5 कमोडिटी को लेता है, ये मीट, डेयरी, सीरियल, वेजिटेबल ऑयल एंड शुगर। ये 5 कमोडिटी याद रखो आप, मीट, डेयरी, सीरियल्स, वेजिटेबल ऑयल एंड शुगर, ये 5 कमोडिटी फूड प्राइस इंडेक्स के अंदर ट्रैक की जाती है। इसको रिलीज करता है FAO। इसका जो बेस ईयर है वो 2014 से 16 है, 2014 से 16 है फूड प्राइस इंडेक्स का, ठीक है। इसको आप नोट कर लें, ये नहीं दिया है। देन प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के अंदर क्या होता है, हम जो मैन्युफैक्चरिंग का आइटम होता है उससे उसको ले लाया जाता है, और टैक्सेस इसमें इंक्लूड नहीं किए जाते हैं PPI में, ठीक है। CPI इंडस्ट्रियल वर्कर है, उसका बेस ईयर कितना है, 2016 है, चेंज कर दिया गया था, 2016 है CPI इंडस्ट्रियल वर्कर का। CPI एग्रीकल्चर लेवल का कितना है, 2000, ये 1986 1987 है। इसीलिए इसको क्या है, जो अमजी नरेगा के अंदर जो मजदूरी थी, वो वेजेस थे, वो रिकमेंड किए गए थे कि उससे लिंक किया जाए। देन CPI रूरल लेबर से लिंक किए जाए, ठीक है। CPI फॉर रूरल लेबर का बेस ईयर कितना है, 1986 1987 है, इन दोनों का सेम है, ठीक है। इन पर बदलने की बात चल रही है, ठीक है। तो न्यू वेजेस रेट इंडेक्स होता है, इसके अंदर क्या होता है, न्यू वेजेस रेट इंडेक्स, कुछ इंडस्ट्रीज के अंदर इसके अंदर वेजेस का जो है इन्फ्लेशन चेक किया जाता है। इकोनॉमिक इंडिकेटर विच मेजर द रिलेटिव चेंज इन द वेजेस लेवल इन सिलेक्टेड इंडस्ट्रीज, ये रिलीज कौन करता है, ये रिलीज करता है लेबर ब्यूरो रिलीज करता है न्यू वेजेस रेट इंडेक्स। इसका जो बेस ईयर है वो 2016 है, ये हाफ ईयरली में रिलीज किया जाता है। इसके अंदर 737 मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और प्लांटेशन इंडस्ट्रीज का इसमें इंक्लूड की जाती है, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग एंड प्लांटेशन, ठीक है। सबसे ज़्यादा वेटेज होता है वो मैन्युफैक्चरिंग का होता है। इसके अंदर न्यू वेजेस रेट इंडेक्स कौन रिलीज करता है,
लेबर ब्यूरो, बेस ईयर 2016, हाफ ईयरली इसको रिलीज किया जाता है। देन 37 मैन्युफैक्चरिंग, देन माइनिंग एंड प्लांटेशन, 3 कमोडिटी इसके अंदर देखी जाती है, 3 पिलर्स है। हाईएस्ट इसका मैन्युफैक्चरिंग का वेट होता है। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स बताता है कि लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी कितना है, एक्सपेंशन हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। मोर देन 50 होता है तो ये पीपीआई मोर देन 50 होता है तो एक्सपेंशन हो रहा होता है, और लेस देन 50 होता है तो जीडीपी डिक्रीज होती है। जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है वो बताता है। ठीक है, तो ये था हमारा, इससे था इन्फ्लेशन से। धन्यवाद।